हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एक लंबी बेहोशी के बाद यति की आंख खुली। वो बाजार में एक खंबे से कई लड़कियों के साथ बंधी हुई थी। अभी भी यति को अपनी आंखों के सामने सब कुछ घूमता सा नजर आ रहा था। सिर में उसके जोरों का दर्द था और लाल पड़ चुकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। यति को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यति और उन बाकी लड़कियों को वहां पर बेचने के लिए लाया गया है। वो एक ऐसे बाजार में थी जहां कोई शरीफ इंसान होने का सोच भी नहीं सकता था। वहां से गुजरने वाले लोग झूमते हुए शराबी, जुआरी और हवस के पुजारी ही लग रहे थे। शाम होने को आई थी और यति को अंदाजा भी नहीं था कि कब से वो इन गुंडों के पास बेहोशी की हालत में भूखी प्यासी पड़ी थी। तभी यति को जिन गुंडों ने अगवा किया था, उन लोगों ने और लड़कियों के पास आकर बोली लगाना शुरू कर दिया। बोली लगाते हुए वो गुंडे कई लोगों को अपने पास बुलाकर कह रहे थे, जो कि जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसे उतनी ही जवान और कटीली लड़की मिलेगी। एक शराबी यति की तरफ इशारा करके कहता है, अरे लड़की तो बड़ी कमाल लग रही है। सिर पर ये पट्टियां काहे बांधी हैं इसकी? अरे ऐसी लड़कियां बेचोगे तो कौन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते में लगाओ और ये लड़की दे दो हमका। बुढ़ाऊ, कबर में पैर है तेरे और तेरे को सस्ता महंगा करना है। सस्ते में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेना तो ले वरना अपना रास्ता नाप। रगड़ा हुआ माल लग रहा है ये सब पट्टी वट्टी। हाँ तो रोकना है तेरे बस? नहीं जम रही तो इधर बाकी लड़कियां भी तो हैं, एक से बढ़कर एक। पैसे तो कम नहीं लगेंगे, लेना है तो बढ़िया दाम बता वरना फुट इधर से। उस बोली लगाने वाले गुंडे ने शराबी आदमी को हटाने के बाद यति की तरफ पलट कर देखा। उसने यति के सिर की पट्टी को खोलना शुरू कर दिया। वो चीखने की कोशिश कर रही थी लेकिन चीख नहीं पा रही थी। उस गुंडे ने यति को जोर से थप्पड़ मारा। इस पर यति सहम गई और एकदम खामोशी से खड़ी हो गई। एकदम चुप, ज्यादा हाथ पैर चलाएगी तो चलने लायक नहीं रहेगी, मेरा धंधा खराब करेगी। चुपचाप से मुंह बंद करके खड़ी रहे, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि कोई तुझे खरीदना तो दूर, तेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। यति बाकी अगवा की गई लड़कियों से अलग दिख रही थी। ऊपर से उसने अपनी सगाई का जोड़ा पहना हुआ था। लोग इसीलिए सबसे ज्यादा यति के बारे में पूछ रहे थे और उसके सिर पर जख्मों के निशान देखते हुए लोग उसकी बोली बड़ी कम लगा रहे थे। एक आदमी ने आकर उस बोली लगाने वाले गुंडे से कहा, 5,000 रुपए ले और लड़की मुझे दे दे। तेरे पे इतने निशान है, तू भी जानता है कोई नहीं खरीदेगा इसे। 5,000 भीख देने को आया तू? चल फूट इधर से। अगला कौन है? 6,000। 7,000। 6,000 की बोली के बाद किसी ने 8,000 की बोली लगाई तो किसी ने 9,000 की। धीरे धीरे करके बोली 15,000 तक पहुंच गई। यति रोई जा रही थी और खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। धीरे धीरे करके बाकी लड़कियां बिकती जा रही थी। सारे के सारे कंगाल आके यहीं जम गए हैं क्या? कोई है ऐसा जो दमदार बोली लगा सके? फकीर हैं साले सब के सब। उस गुंडे की बात सुनकर वहां के पैसे वाले लोगों के दिल पर लग गई और वहां ज्यादा तादाद में जमा होने लगे। 50,000। ये सुनते ही वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो पलटकर बोली लगाने वाले की तरफ देखने लगे। यति ने भी चौंकते हुए देखा कि आखिर उसे दुगने तिगुने पैसों में कौन खरीद रहा है। यति ने देखा कि बोली लगाने वाला आदमी दूर शराब की दुकान पर बैठा हुआ था। अजीब सी बात यह थी कि उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। यति उसे देखकर बुरी तरह से घबरा गई क्योंकि उस नकाबपोश आदमी की आंखें यति को एकटक घूर रही थी। यह हुई ना मर्दों वाली बात। है कोई और जो इसे टक्कर दे सके? तब तक किसी और ने भी यति पर 52,000 रुपए लगा दिए, लेकिन नकाबपोश आदमी ने दाम बढ़ाते हुए सीधा 80,000 की बोली लगा दी। सभी लोग बेहद हैरानी से उस आदमी को देखने लगे, लेकिन यह बात उस शराबी को पसंद नहीं आई जिसने 52,000 की बोली लगाई थी।
इस पर वो शराबी नकाब वाले आदमी की तरफ गुस्से से दौड़ा और उसे मारने की कोशिश करते हुए लपका। इस पर उस नकाब वाले आदमी ने एक झटके में ही अपने हाथ में पकड़ी गई बोतल को एक पत्थर से मारते हुए फोड़ दिया और उस शराबी के हाथ पर दे मारी। जिस हाथ को शराबी ने मारने के लिए उठाया था वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उस नकाब वाले आदमी ने शराबी आदमी को जमीन से उठाया और यति को घूरते हुए एक झटके में उस शराबी आदमी की गर्दन मरोड़ दी। एक पल में शराबी आदमी का शरीर किसी बेजान इंसान की तरह झूलता दिख रहा था। सब लोगों की नजर अब उस नकाबपोश पर थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, मुझे भौंकने और काटने वाले कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कोई जिसका आज जन्नत जाने का मन हो? आखिर कौन है ये नकाबपोश और इसे हर हालत में यति ही क्यों चाहिए? क्या यति के साथ जो हुआ वो सिर्फ हादसा था या साजिश? क्या यति बचा पाएगी खुद को इस सौदेबाजी से? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। नकाब वाले शख्स की धमकी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पीछे हट गए। इधर यति के हाथों को खंबे से खोलते हुए उस गुंडे ने यति के हाथों में रस्सी बांध दी। वो रस्सी पकड़कर यति को घसीटने लगा। यति अपना पूरा जोर लगाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस गुंडे ने यति को घसीटते हुए ले जाकर उस नकाब वाले आदमी के हाथ में रस्सी थमा दी। नकाब वाले आदमी ने गुंडे से पैसे लेते हुए हंसते हुए बोला, ये ले जा ऐश कर। ऐसी लड़की अभी तक इस बाजार में आई नहीं थी। अगर इसके सर पे निशान ना होता तो मैं लाख रुपए से एक पैसा कम नहीं लेता। चल जा, तू भी क्या याद रखेगा कि क्या मजे की चीज बेची है तुझे। यति उस नकाब वाले आदमी को अभी भी हैरानी से घूर रही थी। वो खुद को खींचते हुए जिद पर अड़ गई थी। उसके साथ ना जाने के लिए वो रस्सी को अपनी तरफ खींच रही थी। इस पर नकाब वाला आदमी यति को ऐसे देखकर उसके पास आया और गुस्से में अपने सख्त हाथों से यति के गले को पकड़ लिया। यति इतना ज्यादा डर गई, उसके पंजों की जकड़ की वजह से यति की आंखें बाहर आती जा रही थी। वहीं उस नकाब वाले आदमी की आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इससे पहले यति कुछ समझ पाती, उस आदमी ने एक झटके में यति को गोद में उठा लिया। यति चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी के कारण वो बेबस थी। इस पर नकाब वाले आदमी ने दांत पीसते हुए अपनी भारी सी आवाज में धीरे से यति से कहा, ऐ लड़की, शांत हो जा और चुपचाप मेरे साथ चल। याद है ना उस शराबी की गर्दन किस तरह मरोड़ी है? मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे खामोश करने में। यति डर के कारण बेहद सहम गई और चुपचाप उस आदमी के साथ जाने के लिए मजबूर हो गई। नकाब वाले आदमी ने यति को गोद में उठा रखा था। देखते ही देखते यति की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और यति कब उस नकाब वाले आदमी की बाहों में बेहोश हो गई उसे खुद को पता नहीं चला। वहां से निकलते ही नकाब वाला आदमी यति को लेकर एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने उस झोपड़ी के मालिक को कुछ पैसे दिए और यति को लेकर अंदर चला गया। उसने बेहोश यति को झोपड़ी में लगे बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ घंटों बाद यति को होश आया। यति ने अपनी आंखों पर जोर देते हुए आसपास देखा तो पाया कि वो एक अंधेरी सी झोपड़ी में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। यति इससे पहले कुछ और सोच पाती, उसने ठीक अपने सामने देखा कि कोई खड़ा था। अंगड़ाई लेते हुए वो सामने एक कुर्सी पर रखी हुई शर्ट को हाथ में लेकर पहनने जा रहा था। यति ने खुद को ऐसी हालत में देखने के बाद और सामने उस अनजान आदमी को कपड़े पहनते हुए देखकर समझ गई कि उसके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। यति ने पास पड़ी चादर को उठाकर खुद को चारों तरफ लपेट लिया और खुद को समेटते हुए बिस्तर के एक कोने में जा बैठी। यति के होश में आने की आहट को सुनकर सामने खड़े आदमी ने धीरे से नजर फिराकर देखा और फिर शर्ट के पास रखे नकाब को उठाकर उसे पहन लिया। यति पर मानो एकदम से कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इस नकाब से मुंह ढक कर तुम्हारी दरिंदगी छुप जाएगी क्या? यति के इतना बोलने पर सामने खड़ा शख्स पलटा और धीमे कदमों से यति की तरफ बढ़ने लगा। वो यति के बिस्तर पर बैठ गया। उस शख्स ने जैसे ही यति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया,
यति ने बिना कुछ सोचे ही उस शख्स के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने के अगले ही पल वो हद से ज्यादा सहम गई, क्योंकि उसके सामने उस शराबी आदमी की मौत का नजारा घूम गया था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस शख्स ने यति के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद उसे पलटकर घूरते हुए देखा। यति अभी भी सहमी हुई थी और उस शख्स की गुस्से भरी आवाज को देखकर यति और भी जोर से रोने लगी। वो शख्स गुस्से में बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे ही झोपड़ी से बाहर चला गया। यति वहीं बिस्तर पर बैठी हुई मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मेरे साथ ये हुआ? मैं बेची गई, मैं खरीदी गई और आज अपनी इज्जत भी गंवा बैठी। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? घर में किसी को पता होगा भी कि नहीं कि मेरे साथ कुछ ही घंटों में क्या कुछ हो गया है। यति के पास अब ना कोई रास्ता बचा था और ना ही उसके दिमाग से ये बात बाहर जा रही थी कि अब उसकी जिंदगी पर यह भयानक दाग लग चुका था। यति के दिमाग में एक तरफ तो मरने का ख्याल आ रहा था, तो दूसरी तरफ इस जगह से बचकर वापस घर भागने की सोच रही थी। यति इसी सब में उलझी हुई थी कि तभी एक बार फिर से झोपड़ी का दरवाजा खुला। यति वापस से अपनी चादर को जोर से खुद से लपेटे हुए दीवार से चिपक गई। यति ने पाया कि दरवाजे पर नकाब वाला शख्स था और उसने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। पहले से और इतना कहते हुए वो वापस झोपड़ी के बाहर चला गया। यति ने थैला खोलकर देखा तो पाया कि उसमें कुछ कपड़े थे। उसने जल्दी से कपड़ों को पहना और अपने आप को ठीक तरह से देखने लगी। यति अपने शरीर को देख रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई, ए लड़की, तेरा सब हो गया हो तो अंदर आ जाऊं मैं। इस पर यति ने घबराते हुए इधर उधर देखा। पास में ही एक छोटा स्टील का जग रखा हुआ था, जिसे यति ने जल्दी से अपने हाथों में पकड़कर अपने हाथों को पीछे कर लिया और कहने लगी, हाँ, अब पूछने जैसा बचा ही क्या है? वो आदमी अंदर आकर बोला, ये ले, इसमें कुछ खाना है, खा ले इसे, वरना भूख से ही तेरी जान चली जाएगी। यति उसके हाथ को एक तरफ करते हुए गुस्से में बोली, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का दिया कुछ भी। इस पर वो शख्स जैसे ही यति के पास आया, बिना पल गंवाए यति ने उस शख्स के सिर पर जग दे मारा। एक झटके में चोट लगने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। वो शख्स समझ गया था कि यति उसके हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाली। यति इस मौके का फायदा उठाते हुए झोपड़ी से बाहर निकल गई। यति के लिए वो जगह पूरी तरह से अनजान थी और आसपास के लोग यति को हैरानी से देखने लगे। यति सबकी नजरों से खुद को बचाकर वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन हर किसी की नजर यति पर ही जमी हुई थी। यति ने वहां से भागते समय एक दो लोगों से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन यति को देखने वाला सवाल पूछते ही या तो वहां से दूर हट जाता या बिना जवाब दिए ही वहां से चला जाता। परेशान होकर यति ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों से पूछना शुरू किया, कोई तो मुझे बताओ, यहाँ से निकलना कैसे है? मेरी मदद करो, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, मेरी मदद करो। लेकिन यति की बातों को सुनने के लिए वहां कोई भी नहीं था। लोग किसी अनजान लड़की के मामले में पड़ना नहीं चाहते थे। यति भागते हुए कितनी ही गलियों में गई, छुपते छुपाते आगे बढ़ी, पर वो किसी भी तरीके से उस गांव से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन आखिर में उसे एक ऐसा भी रास्ता नजर आया जो गांव से बिल्कुल ही बाहर जाता हुआ लग रहा था। यति भागते हुए उस गांव के बाहर पहुंची। वहां एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था, पास ही कुछ लोग थे और दुकानें थी। यति वहीं पर एक दुकान पर आ रुकी। उसे जोरों से भूख लग रही थी। वहां दुकान पर रखे ब्रेड और नरम रोटियों को देखते हुए उसने धीरे से दुकान वाले से कहा, भैया, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? पैसे वैसे है तुम्हारे पास? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं, यहाँ की तो होगी नहीं तुम। वो सब छोड़िए, आपको खाना नहीं देना तो मत दीजिए, पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। मेरी मदद करिए, कम से कम सूर्य हवेली तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता जाता है ये तो बता दीजिए। सूर्य हवेली का नाम सुनते ही वहां आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो गए। यति को हैरानी से देखने लगे। यति को समझ ही नहीं आया कि लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे थे।
और फिर उसके बाद यति के साथ जो हुआ उसका दिल दहल गया। यति को लगा उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन वहां पर बैठे कुछ लोग जो यति की बातें सुन रहे थे, उन्होंने यति से कहा, अब जरा रुको तो, सूर्य हवेली नाम का है ले रही हो? ठाकुर साहब को जानती हो? यति को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग सूर्य हवेली को किस तरह से जानते हैं, वो लोग दोस्त हैं या दुश्मन। इसीलिए उसने सच्चाई ना बताते हुए उन लोगों से कहने लगी, हाँ, मुझे उनसे कुछ काम है। आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं क्या? अरे अरे, हम सब वहीं जा रहे हैं, जश्न है ठाकुर साहब के यहाँ, तो हम तुमका हवेली तक ठीक ठाक पहुंचा देंगे। नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, बस रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी, और मुझे खाना भी नहीं चाहिए। पर वो लोग जबरदस्ती खाना खाने के लिए यति पर दबाव बनाने लगे। यति को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। इस पर उसकी नजर अचानक उस दुकानदार पर पड़ी जो कब से चोर नजर से देखे जा रहा था। यति की नजर उस पर पड़ते ही दुकानदार ने आंखों से ही यति को इशारा किया कि यहां से तुरंत निकल जाए। यति को इशारा ठीक तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन वो इतना जान गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बिना कुछ सोचे ही एकदम से वहां से जाने लगी, लेकिन यति के वहां से निकलते ही उन लोगों ने दौड़ते हुए यति का रास्ता रोक लिया और फिर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहने लगे, कसम से बड़े तेवर हैं तुम्हारे तो। तुमको क्या लगता है, तुमको देखकर हम समझ नहीं पाएंगे कि तुम यहाँ की नहीं हो? अरे तुम्हारे जैसे माल को ऐसे कैसे जाने दें? तो अब तुम महल तो जाओगी, बस फर्क है कि सूर्य महल की जगह हमारे महल चलोगी, हमारी रानी बनने के लिए। इतना सुनते ही यति ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। इस पर यति ने अपने ठीक पीछे खड़े एक शख्स को जोर से धक्का दिया और फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन यति की कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही थी। वो लोग यति से ज्यादा फुर्तीले निकले। वो लोग यति का मुंह दबाते हुए जबरदस्ती उसे जंगल की तरफ ले जाने लगे। यति चीखने चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार भी यति का उन लोगों पर कोई बस नहीं चल रहा था। इस बार फिर से उसका मुकाबला कुछ 4-5 हट्टे कट्टे गुंडों से था। उनकी आंखों में उसको हैवानियत नजर आ रही थी। वो लोग यति को खींचते हुए जंगल के बीचों बीच ले आए, जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो लोग यति को जमीन पर पटक कर उसके हाथ पैरों को जोर से दबाने लगे। यति की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और उसके चेहरे पर खौफ गहराता जा रहा था। उसकी लाल पड़ चुकी आंखें ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। उन गुंडों ने यति के हाथों और पैरों को जमीन पर जोर से दबा रखा था। एक ने यति के मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को दबाया हुआ था ताकि यति बिल्कुल भी न चीख चिल्ला पाए और यति की आवाज कोई भी न सुन पाए। यति का दम घुटने लगा था। क्या गोरा माल हाथ लगा है आज। वो लोग जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज सुनकर यति के दिल की धड़कन थमी जा रही थी, मानो यति का दिल तिल तिल करके मर रहा हो। सामने खड़े गुंडे ने यति के कुर्तों को उसकी कमर से चीरते हुए अलग कर दिया। यति बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उस सामने खड़े गुंडे ने जैसे ही यति के कपड़ों को हाथ लगाया, यति ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। लेकिन ये क्या, इस बार उस गुंडे के गंदे हाथ यति को दोबारा छू नहीं पा रहे थे। उसकी वो हैवानियत से भरी हंसी अचानक से बंद हो गई। वहां एकदम इतना सन्नाटा क्यों फैल गया? यति के कानों में गुंडों के हंसने की आवाज की जगह दर्द से तड़पने की आवाज आई। यति ने जैसे ही उस आवाज को सुना और अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि सामने खड़े हुए गुंडे ने, जिसने उसके कपड़ों को चीर दिया था, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा था। साथ ही जिन दो गुंडों ने यति के पैरों को पकड़ा हुआ था, उनमें से एक के सिर से खून बह रहा था और दूसरे गुंडे की गर्दन किसी ने अपने हाथों में दबोच रखी थी। वो सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने यति को खरीदा था। यति पूरी तरह से हैरान थी। यति की आंखों के सामने देखते ही देखते 3 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि वो लोग यति के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक साथ 3 लोगों का खून बहते हुए देखकर वो पूरी तरह से डर गई थी।
जब तीसरा गुंडा लथपथ होकर जमीन पर गिर गया, इस पर नकाब वाला शख्स उठकर खड़ा हुआ और अपनी भारी सी आवाज में जोर से गरजते हुए बाकी दो गुंडों से कहने लगा, अगर मौत को सामने देखकर भी तुम यहां से पीछे नहीं हट रहे हो तो यकीन मानो अगले पल में अपने बाकी साथियों के साथ नर्क में होगे तुम दोनों। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे जानत नहीं हो कहा कि हम कौन हैं? अगर अब आगे बढ़ा तू तो हम इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। इसको बचाने के लिए ये सब कर रहा है ना तू? इतना बोलते ही एक गुंडे ने यति के गले पर चाकू रख दिया। जब इतने लोगों को मार दिया तो एक लड़की के मारने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा भला? बस इतना याद रखना कि इसके मरते ही अगली लाश तेरी गिरेगी। इस पर एक गुंडे ने दूसरे को इशारा किया कि वो शख्स पर चाकू से हमला करे, और दूसरे गुंडे ने ठीक ऐसा ही किया। चाकू लगते ही नकाब उससे कटकर जमीन पर गिर गया। यति ने देखा कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था उसका चेहरा भी खून से लथपथ था। यति को एक पल में ही आंखों के सामने झलक दिखने लगी कि यति ने ही उसके सिर पर वार किया था और फिर झोपड़ी से भागी थी। वो शख्स देखने में कुछ 33 या 34 साल का था। लंबी चौड़ी कद काठी का, सांवला और बिखरे बालों वाला। उसकी आंखों में इस समय मौत तांडव करती नजर आ रही थी। उस शख्स का चेहरा देखते ही वो दोनों गुंडे पूरी तरह से हैरान हो गए। उन दोनों ने अपने घुटनों को जमीन में टेकते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी जान की भीख मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, भैरव मालिक, माफ कर दीजिए भैरव मालिक। हमका नहीं पता था कि सामने आप हैं। अगर पता होता कि लड़की आपकी अमानत है, हम कभी भी इसको हाथ नहीं लगाते। हमका माफ कर दो मालिक। अमानत? हाँ, इसे मैंने खरीदा है। मेरी चीजों को कोई हाथ भी लगाए मुझे बर्दाश्त नहीं। तुमने तो सीधे इस पर हाथ ही डाल दिया। खैर, अगर ये मेरी नहीं भी होती तो भी तुम जैसे दरिंदों को मैं कभी नहीं छोड़ता। इतना कहते हुए उस भैरव ने उस गुंडे के हाथों से चाकू छीना और उन दोनों के ही गले पर वार करते हुए उनके गलों को रेत दिया और उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। अपने सामने एक बार फिर से खून होते हुए देखकर अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके सामने खड़ा शख्स अपने हाथों में चाकू लिए खून से पूरी तरह से लथपथ था। यति के सामने 5 लोगों की लाशें पड़ी थीं, जिनमें से 2 अभी भी तड़प रहे थे। मुझे जाने दो। मुझे घर जाना है। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे जाने दो। इससे पहले यति कुछ भी कर पाती या उठकर खड़ी भी हो पाती, धीरे से अंधेरे ने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक लिया। यति को पता भी नहीं चला कि कब वो जमीन पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। यति सिर्फ 23 साल की एक ऐसी लड़की थी जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ शहरों में पली बढ़ी थी। वो ज्यादातर शहर में रहती और सिर्फ कभी कभार ही अपने गांव में आती थी, जहां ठाकुरों के उसूल, नियम, कायदे कानून ज्यादा चलते थे। आपसी दुश्मनी और रंजिश के चलते यति के पिता और भाई ने उसे शहर भेजा हुआ था। यति की एक बहन की शादी हो चुकी थी। यति सबसे छोटी बेटी थी, इसीलिए उसे शहर में रखा गया था ताकि वो परिवार के सारे दुश्मनों से दूर रहे। यति की आंखों के सामने पहली बार ऐसा मंजर था जहां खूनी खेल खेला गया था, और फिर उन लाशों को बिछाने वाले का चेहरा भी खून से लथपथ होकर यति की आंखों के सामने था। ये सारे नजारे यति की आंखों के सामने घूमे ही जा रहे थे कि अचानक ही उस गहरी बेहोशी से यति की आंखें खुल गईं और वो जोर से चीख कर उठ पड़ी। यति ने जब खुद को उस जंगल में ना पाकर वापस उसी झोपड़ी में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, जैसे ही उसने बिस्तर से उठना चाहा तो पाया उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसके हाथों की रस्सी झोपड़ी के दरवाजों को पार करके भैरव ने थाम रखी थी। यति को ध्यान आया कि उन गुंडों ने यति के कपड़ों को फाड़ दिया था। इस पर यति ने घबराते हुए अपने कपड़ों की तरफ देखा, लेकिन इस बार फिर से उसके शरीर पर अलग ही कपड़े थे, जिन्हें देखकर अब वो हद से ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसके शरीर पर आम कपड़ों की जगह सुहाग का जोड़ा था। क्या थी उस वक्त की सच्चाई? क्या थी यति के सुहाग के जोड़े की सच्चाई? यति के बदन पर दुल्हन का जोड़ा था
हाथों में उसके रस्सियों के साथ साथ चूड़ियां थीं, पांव में घाव के साथ पायल, सिर में चोट के घाव, खून और मांग में सिंदूर। यति कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही उसके साथ यह सब हो गया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। यति जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसने देखा कि धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खुला। धीमे कदमों के साथ रस्सी को हाथ में लपेटे हुए भैरव यति की तरफ बढ़ा। अचानक ही कुछ सोचकर यति धीरे से अपने हाथों को अपनी मांग की तरफ ले गई और अपने हाथों से अपनी मांग के सिंदूर को छूते हुए वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, ये तुमने क्या किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मारना था तो मार देते। मेरी जिंदगी तो तुम पहले ही तबाह कर चुके हो और कितना बर्बाद करोगे मुझे? मेरी क्या गलती थी? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे तुम्हें तो क्या इस जगह पर किसी को नहीं जानती, फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसे? घर जाना चाहती हो ना? हाँ, हाँ, तो अब मुझे घर जाने दोगे ना? अब मैं घर जा सकती हूँ ना? आज की रात यहीं गुजार लो। मैं तुम्हें कल सुबह की पहली किरण फूटते ही तुम्हारे घर तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। रात गुजारने के नाम पर यति सहम गई, क्योंकि पिछली बार वो बेहोश थी जब उसके साथ गलत हुआ, लेकिन इस बार अगर उसके साथ कुछ होगा तो शायद वो इस बार अपनी जान ही दे दे। क्या मतलब कि रात यहीं गुजार लो? तुम मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। इस पर भैरव ने धीरे से तीखी मुस्कान के साथ यति के करीब जाते हुए कहा, और अगर सोच लिया तो क्या करोगी तुम? यति घबराई हुई थी, लेकिन उसने भैरव को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, और अगर तुम्हें कुछ ना कर पाए तो खुद की जान ले लूंगी। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं इन आंसुओं से और नहीं तुम्हारे चिल्लाने से। भैरव यति की रस्सियों को अपने हाथ में लपेटे हुए जाकर एक कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ गया। यति बिस्तर तक भी नहीं जा पा रही थी, उसके हाथ की रस्सियां इतनी कम बची हुई थी। यति वहीं जमीन पर बैठकर अपनी सहमी हुई आंखों से भैरव को देख रही थी। देखते ही देखते थक कर यति की आंख लग गई और वो सो गई। कुछ ही देर बीती थी कि यति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और भैरव की तरफ देखते हुए उसने अपने हाथों की रस्सी को बड़ी शांति के साथ निकालना शुरू किया। भैरव के हाथ से यति के हाथों में पदी हुई रस्सी धीरे धीरे सरकने लगी थी और यति ने खुद को बड़ी खामोशी के साथ भैरव की चंगुल से आजाद कर लिया था। यति ने बेहद शांति से अपने पैरों को जमीन पर रखा, क्योंकि उसके पैरों में बंधी पायलों की आवाज से भैरव की आंख खुल सकती थी। यति ने खुद को भैरव की पहुंच से दूर करते हुए झोपड़ी का दरवाजा खोला और चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गई। रात के अंधेरे में यति जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो वापस सूर्य हवेली जाने का रास्ता कुछ भी करके ढूंढ ही लेगी। यति रात भर भटकती रही। उसके हाथ में अभी भी रस्सी बंधी हुई थी, क्योंकि भैरव ने रस्सी को इतना कस कर बांधा था। रात भर चलने के बाद अब यति बुरी तरह से थक गई थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और सांस फूल रही थी, पर शायद किस्मत उसके साथ थी। अनजाने ही इस बार भागते भागते उसने सही रास्ता पकड़ लिया था। घंटों चलने के बाद आखिरकार यति को अपना घर ठीक सामने नजर आने लगा। वह सूर्य हवेली के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन अंदर पहुंचने से पहले ही यति के पीछे गांव वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। जैसे ही यति ने अपने घर को देखा, उसने दूर से ही रोते हुए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बाबा, बाबा मैं आ गई, बाबा, बाबा मैं वापस आ गई, बाबा, बाबा। सूर्य हवेली, जहां गांव के पंच प्रधान और कर्ता धर्ता रहते थे। हवेली में यति के पिता यानी कि ठाकुर दिग्विजय सूर्यवंशी थे। एक बड़ा भाई ठाकुर अंकुश सूर्यवंशी था, जिसका एक हाथ नहीं था, लेकिन अंकुश का दबदबा पूरे गांव में रहता था। यति की भाभी हितिका, जो कि घर की और रसोई की पूरी बागडोर संभाले हुए थी, लेकिन हमेशा सभी से डर के चुप रहती थी। एक बड़ी बहन राम्या और उसका पति सूरज। सूर्य हवेली में इस परिवार के अलावा अनगिनत नौकर चाकर रहते थे, पर वहां जैसे ही शोर मचने लगा कि यति महल के सामने है,
वैसे ही सभी लोग घबराकर हवेली के सामने इकट्ठा हो गए। यति की बिगड़ी हुई हालत देखकर बिना कुछ कहे ही लोग समझ गए कि उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। यति का सिंदूर उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। यति के बदन पर सुहाग के जोड़े ने लोगों का शक यकीन में बदल दिया था। जैसे ही अपनी हवेली की चौखट को पार कर यति अंदर आने लगी, किरण देवी यानी यति की दादी ने जोर से गरजते हुए कहा, रुक जा लड़की, तू अंदर ना आ सकती। ये चौखट मर्यादाओं से बनी है, ये चौखट को लांघने की कोशिश भी मत कर। किरण देवी की बात सुनकर सभी लोग ज्यों के त्यों रह गए। तू अब वो लड़की भी ना रही जिसे ठाकुर खानदान की इज्जत कहा जा रहा था। तेरे बदन पर किसी के सुहाग का जोड़ा है और तेरे शरीर पर किसी के हवस के निशान है। सुनो रे सब, पंचायत बुलाओ। लगता है न्याय हमारा इंतजार कर रहा है। और लड़की तू सुन, पंचायत में अपना पक्ष रख और निर्दोष साबित होने पर ही तू अपने घर वापस आ सकती है। निर्दोष? मैंने ऐसा क्या किया है जिसमें मुझे खुद अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा? दादी, अरे मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे अगवा किया गया था दादी। अरे हम कैसे मान लें? तू घर छोड़कर भागी थी। हो सकता है कि जिसके साथ भागी हो उसने तुझे छोड़ दिया हो। बात यहाँ गांव की इज्जत की है और खानदान की मर्यादा की है। इसीलिए सबसे पहले पंचायत बिठाई जाएगी। और दिग्विजय, तू पंच प्रधानों को पंचायत में आने के लिए न्योता भिजवा। उनसे कह कि एक लड़की ने खुद की इज्जत खो दी है। किरण देवी की बात सुनकर इससे पहले कि बाकी सब कुछ कहते, गांव में बात आग की तरह फैल गई। लोगों की जुबान बंद करने के लिए और इज्जत बचाने के लिए किरण देवी जानती थी कि किस तरह से मामले को सुलझाया जा सकता है। तभी यति ने रोते हुए चिल्लाना शुरू किया, बस बहुत हुआ, मैं घर के अंदर आऊंगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गांव के लोगों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। लोगों की भीड़ हवेली के सामने जमा होती जा रही थी। हवेली के लोग किरण देवी की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे थे कि वो यति की बात मान जाए। इससे पहले कि कोई कुछ भी बोलता या समझ पाता, यति ने किरण देवी की बात को न मानते हुए जैसे ही अपना कदम हवेली के अंदर रखना चाहा, अचानक से पीछे की तरफ से उसकी रस्सी जोरों से खींची और यति वहीं रुक गई। उसके हाथों की रस्सी को किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ था। यति ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो पूरी तरह से हैरान रह गई। यति के सामने कोई और नहीं बल्कि भैरव खड़ा था। भैरव ने रस्सी को जमीन से उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया और रस्सी को धीरे धीरे लपेटने लगा। यति लड़खड़ाती हुई भैरव के पास पहुंच गई। भैरव ने सूर्यवंशी खानदान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट थी। यति अभी भी सदमे में थी कि अचानक उसने भैरव से दूरी बनाते हुए अपने परिवार की तरफ देखा और अपने पिता से भीख मांगने लगी। बाबा मुझे बचाइए, बाबा मुझे अंदर आने दीजिए बाबा। यति के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद भी सभी के हाथ पूरी तरह से बंधे थे। लेकिन ऐसा क्यों था, ये यति बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। भैरव ने यति की हाथों की रस्सियों को एक झटके से खींचते हुए ठाकुर परिवार से कहा, पंच प्रधानों को जब बुला ही रही हो तो फिर अब मैं भी वहीं मिलूंगा। भैरव यति के परिवार के सामने से और गांव की भीड़ में से यति को किसी जानवर की तरह खींचते हुए पंचायत की तरफ ले जाने लगा। पंचायत हवेली के ठीक पास में ही थी। एक बड़ा सा पेड़ था और चबूतरे पर 5 कुर्सियों के साथ एक और अलग से कुर्सी पड़ी हुई थी, जहां पर किरण देवी सभी पंच प्रधानों की मुखिया बनकर बैठती थी। किरण देवी के हुक्म देने के बाद सारे ही प्रधान वहां पर मौजूद हो गए। धीरे धीरे गांव की भीड़ भी मौजूद होने लगी। भैरव को वहां देखकर सरपंचों में से एक सरपंच ने जोर से चिल्लाया, तुम हमारे गांव के तो नहीं हो? तुम लोगों का यहाँ आना वर्जित है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में पैर भी रखने की और हमारी बेटी के साथ बदसलूकी करने की? उस सरपंच के इस सवाल के बाद
वहां चारों तरफ सवालों की मटकी ही मानो फूट सी गई हो। सभी लोग भैरव से चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे कि आखिर इस गांव में उसने कदम क्यों रखा। जो मेरा है उसे लेने आया हूं। गलती से मेरी एक चीज इस गांव में आ गई, जिसके लिए तुम सब ने यहां सभा लगा दी। भैरव का इशारा किस तरफ था, सभी को साफ समझ में आने लगा था। ए लड़की, अब तुम बताओगी कि क्या हुआ था? इससे पहले कि भैरव कुछ भी बोलता, यति ने भैरव से बेहद दबी सिसकती आवाज में कहा, मेरी सगाई के दिन मेरा ही मंगेतर किसी और औरत के साथ मुझे बिस्तर पर मिला। मैं दुखी थी। जैसे ही वहां से निकली कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया। मुझे एक बाजार में ले जाया गया। वहां मेरी बोली लगाई जा रही थी। मुझे बेचा जा रहा था। इस आदमी ने मेरी सबसे ऊंची कीमत लगा मुझे खरीदा। बाबा, मैं कोई जानवर नहीं कि मेरी कीमत लगाई जाए और मुझे खरीदा जाए। मैं जीती जागती इंसान हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है बाबा। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे बाजारों को बंद करना चाहिए जहाँ इंसान भेड़ बकरियों की तरह बेचे जाए। बाजार की बात सुनते ही सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और वापस से पूरी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। यति को देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसके साथ हद से ज्यादा गलत हो चुका था। इस वक्त भीड़ में हलचल तो थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी यति के लिए कुछ बोलता, क्योंकि वो खुद ठाकुर दिग्विजय की बेटी थी। अच्छा, तो तुझे खरीदा गया। अगर तू अगवा की गई थी और तुझे खरीदा या बेचा गया था, तो तेरे बदन पर इस शादी का जोड़ा क्या कर रहा है? और तेरे पीछे खड़े इस इंसान ने ये क्यों कहा कि वो अपनी चीज लेने आया है? इससे पहले यति कुछ भी कहती, भैरव ने सबके सामने गरजते हुए कहा, क्योंकि इस लड़की को मैंने खरीदा है, पूरी कीमत अदा की है, तो ये अब हमेशा के लिए मेरी हुई ना।